हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अजय चौधरी फ्रॉम पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में आपको बता दूं कि आज इस सेशन में हम कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था कि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, उसमें हमें सुपर प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से ही कैलकुलेट कर पाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है, कई बार क्वेश्चन उसके बारे में साइलेंट होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी है तो सबसे पहले हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट करना होता है, उसके बाद ही फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो किससे किससे कंप्यूट की जाती है और कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज डिटेल में इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का सेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन कि आपके जो बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग की उसमें भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। तो इसलिए आज के सेशन को पूरे ध्यान के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ अटेंड करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। अब देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, इन फॉर्मूलों को यूज़ करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड आसानी से कंप्यूट कर सकते हैं। बट अब ये फॉर्मूले जो हैं ये किस तरीके से बने हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है, तो थोड़ा पहले इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ये फॉर्मूले जो है अप्लाई करके हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। अब पहले हम बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं। अब देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बेसिकली 3 टाइप की होती है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। 3 टाइप की कैपिटल एम्प्लॉयड है। नंबर 1 आ गया इसमें ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नंबर 2 नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड लास्ट वन इज प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। अब तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली जाती है। अब तीनों में से हमें यहाँ पे एक ही कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होती है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए। अब वो कौन सी चाहिए होती है वो हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड की कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं बताऊंगा कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड या प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान से इसका जो पीछे का लॉजिक है उसको समझिएगा तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इवन कि आपको यहाँ पे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला उसको भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान से आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया। अब देखो, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले हमें फंड्स की जरूरत होती है। और फंड्स कहाँ से आते हैं, जो ओनर होता है सबसे पहले वो अपनी जेब से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। मान लो हमने यहाँ पे बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई 5 लाख, ठीक है। इस कैपिटल से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो है बिजनेस के लिए हम बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी वगैरह परचेज करेंगे। यानी कि जिन एसेट्स की हमारी रिक्वायरमेंट होगी सबसे पहले हम यहाँ पे उनको परचेज करेंगे ताकि हम यहाँ पे अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकें। मान लो 5 लाख से हमने यहाँ पे जो है इसमें से एक बिल्डिंग ले ली हमने 2 लाख की, इसके अलावा फर्नीचर आ गया 2 लाख का फर्नीचर आ गया। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पे जो है स्टॉक भी ले लिया तो ₹1 लाख जो है वो हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो कैपिटल लगाई थी ओनर ने वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो गई। अब हम देखते हैं भी हमें यहाँ पे जो है इसमें मशीनरी की भी ज़रूरत है, बिजनेस के अंदर मशीनरी की भी ज़रूरत है। हमारे पास जो पैसा था हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो ऑलरेडी हम यहाँ पे जो है यूज़ कर चुके हैं। अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे जो है लोन वगैरह का इंतजाम कर सकते हैं, बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं। मान लो हमने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया, मान लो हमने यहाँ पे ₹2 लाख का बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। बैंक से लोन लिया तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, मशीनरी। उस लोन से हमने मशीनरी परचेज की तो यहाँ पे 2 लाख की मशीनरी आ गई, ठीक है।
अब स्टॉक पे नज़र पड़ती है कि स्टॉक जो है ये 1 लाख है, काफ़ी कम है। कम से कम हमारे पास यहाँ पे 2 लाख का स्टॉक होना चाहिए या 3 लाख का स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक हमारे पास 1 लाख का है, जो हमने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट की थी कैपिटल की वो भी पूरी यूज़ हो गई, बैंक से लोन लिया वो भी पूरा यूज़ हो गया। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पे जो है या तो बैंक से शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं या क्रेडिटर से यहाँ पे क्रेडिट ले सकते हैं। अगर सप्लायर मान जाता है तो हम यहाँ पे जो है उससे क्रेडिट ले सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे सप्लायर को कन्विंस कर लेते हैं कि भाई हमारा बिजनेस जो है ये इसका काफ़ी अच्छा जो इसमें ग्रोथ होने के चांसेस हैं, तो हम यहाँ पे जो है पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस करेंगे या और किसी तरीके से उसको मोटिवेट करते हैं। और अगर सप्लायर मान जाता है तो अगर हम उससे उधार ले लेते हैं, तो अगर हमने सप्लायर से क्रेडिट लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। मान लो 2 लाख का हमने यहाँ पे जो है सप्लायर से यहाँ पे क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर लिए, तो 2 लाख के हमारे क्या हो गए यहाँ पे? क्रेडिटर्स, कि हमने यहाँ पे सप्लायर का 2 लाख रुपए पे करना है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक बढ़ गया। अगर हम इसको टोटल करेंगे कितना आ गया? 9 लाख। इसका टोटल करेंगे 9 लाख। ठीक है, ये हमारी फंड साइड है। और फंड्स को कहाँ यूटिलाइज किया ये साइड बता रही है। तो ये जो फंड साइड है, ये सोर्सेज साइड है, यहाँ से ये पैसा आया वहाँ पे हमने वापस भी करना है। 2 लाख क्रेडिटर का देना है, 2 लाख बैंक का देना है। और अगर यहाँ पे बिजनेस बंद होता है तो 5 लाख जो है ओनर का भी बिजनेस ने रिटर्न करना है। तो ये बिजनेस की क्या हुई? लाइबिलिटीज। ठीक है, ऑलरेडी जनरल आपको मैं बता चुका हूँ। तो चलो इनको मिटा देते हैं। ये हमारी होगी लाइबिलिटीज और यहाँ पे फंड्स की यूटिलाइजेशन होती है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। यहाँ पे हमने फंड्स का यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है इसके बाद हमारी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट होती है। मान लो पूरा साल हमने बिजनेस किया, पूरा साल बिजनेस किया, उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पे जो है इसका रिजल्ट निकाला कि भाई हमें यहाँ पे बिजनेस के अंदर फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया लास्ट में वो आया ₹1 लाख। ठीक है, पूरे साल हमने बिजनेस एक्टिविटी की तो 1 लाख का हमारे पास जो है नेट प्रॉफिट आया। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट आया तो अब क्वेश्चन यहाँ पे एक ये भी उठता है कि क्या हमारे पास इतना कैश भी आया होगा? अब ये ज़रूरी नहीं होता कि जितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ है वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट में कैश के रूप में ही आया हो, क्योंकि हमारी यहाँ पे कई सारी ट्रांजैक्शन क्रेडिट की भी होती हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो भी हमने पे नहीं किए या इनकम भी रिसीव नहीं की। तो हम यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो उन सभी को कंसिडर करके ही निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं होता कि जितना हमारा नेट प्रॉफिट है उतना ही कैश भी आया है। ठीक है, फिलहाल ये अलग टॉपिक है डिस्कशन का। हम इस क्वेश्चन मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जितना हमारा प्रॉफिट है ये पूरा का पूरा कैश में आया है, यानी कि हमारी कोई क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं है, हमने किसी का भी एक्सपेंस जो है वो पेंडिंग नहीं रखा, इनकम हमने सारी की सारी रिसीव कर ली है। उस केस में हमने मान के चला कि जितना हमारा नेट प्रॉफिट है उतना ही हमारे पास कैश भी आया। जब हमारे पास कैश आएगा तो कैश हमारी एसेट है, तो यानी कि हमारी एसेट बढ़ गई, कैश इन हैंड 1 लाख। ठीक है, अच्छा जी, अब ये नेट प्रॉफिट जो है मैं कहता हूँ 1 लाख नेट प्रॉफिट आया, इसमें से हमने 50% ओनर्स को बांट दिया और 50% जो है रिजर्व के रूप में रख लिया, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर किसका राइट होता है? ओनर का। तो कई बार हम क्या करते हैं अपने बिजनेस के फ्यूचर यूज के लिए कुछ प्रॉफिट बचा के रख लेते हैं कि फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इसको यूज करेंगे। तो जो प्रॉफिट हमने यहाँ पे बचा के रखा, जो ओनर को भी फिलहाल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। मान लो हमने यहाँ पे जो है इसमें 50% जो है रिजर्व रखा और 50% ओनर को बांट दिया। जो ओनर को बांट देते हैं उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, तो 1 लाख में 50,000 यहाँ चला गया, तो कैपिटल कितनी होगी? 5,50,000। और जो रिजर्व रहा वो भी हमारी लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पे हम शो करेंगे 50,000 एज ए रिजर्व। ठीक है, रिजर्व लाइबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि कोई भी इनकम बिजनेस अगर अर्न करता है तो इनकम जो है उसके ऊपर किसका राइट होता है? इनकम जो है वो ओनर के लिए होती है, बिजनेस में वो इनकम ओनर को यहाँ पे कमा के देनी होती है। बट अगर वो इनकम ओनर को नहीं पहुंचती है, बिजनेस वो अपने पास ही रखता है, तो इसका मतलब एक तरह से वो लाइबल है ओनर के लिए। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी इनकम अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अर्न करती है तो उसकी लाइबिलिटी होती है जब तक वो इनकम बिजनेस के बाद पड़ी हुई है। ठीक है,
तो जो रिजर्व हमने रखा है ये भी हमारे यहाँ पे इनकम का ही पोर्शन है कि हमने अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन सेपरेट रखा अपने फ्यूचर के यूज़ के लिए, बट अभी यूज़ नहीं किया। तो इसका मतलब जब तक यहाँ पे ये प्रॉफिट रिजर्व के रूप में बिजनेस के साथ पड़ा हुआ तो बिजनेस की लाइबिलिटी, तो इसलिए इसको भी हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। ठीक है, अब हमारी बैलेंस जो शीट है वो चेंज हो गई। ये जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। अब चेंज होगी, पहले स्टार्टिंग में यहाँ जब हमारे पास फंड्स हमने इकट्ठा किया वो 9 लाख थे, 9 लाख हमारी एसेट्स थी। अब यहाँ पे पूरा साल बिजनेस करने के बाद ये कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। इस तरीके से हमारी यहाँ पे अगले साल फिर हमारी एक्टिविटीज बिजनेस की शुरू होंगी, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है काम चलता रहेगा। अब हम आते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप की कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। अब समझो इनका मतलब क्या है। ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जो भी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर होती है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर वो कितनी है, ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कितनी है। अब ये कैसे पता लगेगा, हम इसको लाइबिलिटी साइड से भी देख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे एसेट साइड से भी देख सकते हैं। हमारी यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट चाहे ओनर ने की है, चाहे आउटसाइडर से हमने लोन लेके की है या उधार लेके की है, जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है 10 लाख की। ठीक है, यानी कि एसेट साइड को टोटल करेंगे या लाइबिलिटी साइड को टोटल करेंगे, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, क्योंकि जितनी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उतनी हमारी एसेट्स होती हैं। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए या तो हम एसेट्स का टोटल कर लेंगे या लाइबिलिटी का टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है हमारी 10 लाख, ऑलरेडी हमने टोटल किया हुआ है। ठीक है, तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। क्लियर है। अब ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो यहाँ पे कौन कौन से फंड्स जो है वो यूज हुए हैं। ये हमारी फंड साइड है, इसमें कैपिटल रिजर्व, बैंक लोन और क्रेडिटर्स का अमाउंट है। जो कैपिटल रिजर्व और बैंक लोन है इसको हम लॉन्ग टर्म फंड्स भी कहते हैं। जो क्रेडिटर्स है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, क्रेडिटर्स जो है इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म फंड्स या करंट लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म फंड्स को हम करंट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी कैपिटल है, रिजर्व है, बैंक लोन है, ये लॉन्ग टर्म फंड्स होंगे। लॉन्ग टर्म फंड्स का मतलब हो गया कि हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है एक तरह की, क्योंकि ये हमने बैंक लोन जो है वो 1 साल के बाद ही वापस करना है। कैपिटल और रिजर्व जब तक बिजनेस चल रहा है ये बिजनेस के अंदर रहेंगे, अगर बिजनेस बंद होता है फिर ये हमें यहाँ पे ओनर को वापस करना होता है। तो ये फंड जो है ये लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, तो 2 टाइप के फंड्स की इन्वेस्टमेंट हमारी कहाँ हुई है, एसेट्स में। जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं चाहे शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, दोनों को मिला के यहाँ पे हमारे टोटल फंड्स बनते हैं। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड ए ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। बट अगर ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम यहाँ पे अपने शॉर्ट टर्म फंड्स निकाल दें, यानी कि करंट लाइबिलिटी निकाल दें, लेस करंट लाइबिलिटीज, जो पीछे बचेगा उसको हम बोलते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटी क्या है, ये क्रेडिटर्स 2 लाख के, 2 लाख के, तो पीछे जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का एक मतलब और भी निकलता है। देखो हमारी एसेट्स के अंदर यहाँ पे 2 टाइप के फंड्स की इन्वेस्टमेंट हुई थी, लॉन्ग टर्म फंड्स और शॉर्ट टर्म फंड्स। अगर एसेट्स में से हमने यहाँ पे जो है या अपनी टोटल जो हमारी ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से अगर हमने शॉर्ट टर्म फंड्स निकाल दिए तो पीछे क्या बचा, लॉन्ग टर्म फंड्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है, और लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस किस तरीके से कंप्यूट किए जाते हैं या नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम कंप्यूट करेंगे, 2 तरीके हैं। या एसेट्स को टोटल कर लो, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, और टोटल एसेट्स को ही हम ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड कहेंगे। ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, या अगर लाइबिलिटी साइड से करना है कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बैंक लोन आ गया। तो दोनों तरह से हम यहाँ पे जो है इसको कंप्यूट कर सकते हैं, एसेट साइड से भी और लाइबिलिटी साइड से भी। ठीक है, नंबर 3, अब अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसमें 2 टाइप के फंड्स की इन्वेस्टमेंट है, सॉरी इसमें यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म फंड्स की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड्स जो है आगे उसको अगर हम देखें फर्दर वो भी 2 टाइप के हैं। देखो कैपिटल और रिजर्व जो है ये ओनर से बिलोंग करता है, जो बैंक लोन है ये आउटसाइडर से बिलोंग करता है।
तो जो आउटसाइड लॉन्ग टर्म फंड्स हैं या आउटसाइड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज हैं, अगर हम नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर दें, पीछे जो बचेगा उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इनको मिटा देते हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से लॉन्ग टर्म आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो जो पीछे बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, हमारी यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं वो भी दो टाइप के हैं, कुछ ओनर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ हमने बाहर वालों से लेके इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कैपिटल रिजर्व ओनर से बिलोंग करता है, जबकि बैंक लोन जो है वो आउटसाइडर से बिलोंग करता है। तो जो बैंक लोन है इसको हम बोलेंगे आउटसाइड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या आउटसाइड लॉन्ग टर्म फंड्स। तो अगर नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से वो भी माइनस कर दें, जैसे यहाँ पे बैंक लोन है वो आ गया ₹2 लाख का, अब जो पीछे बचता है उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि ओनर की जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर, प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब इसका क्या फॉर्मूला बन गया प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटी तरफ से देखें कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरह से हम यहाँ पे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, चाहे एसेट साइड का फॉर्मूला यूज कर लें चाहे लाइबिलिटी साइड का फॉर्मूला यूज कर लें। क्लियर है। और जब हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं तो इसमें हमें प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड ही चाहिए होता है कि ओनर की यहाँ पे जो है बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसके बेसिस पे ही हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो कंप्यूट करना होता है और फिर नॉर्मल प्रॉफिट की हेल्प से हम यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। लगा इसका पता कि प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। ठीक है, तो ये प्रोप्राइटर कैपिटल एम्प्लॉयड समझाने के लिए आपको मैंने ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में भी बताया है। ठीक है, अब प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या बन गया, अभी मैंने आपको बताया कैसे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। देखो पहला फॉर्मूला यही है, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स, क्योंकि हमारी यहाँ पे जो एसेट्स होती हैं उसमें मेनली दो ही टाइप की एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड और करंट। तो फिक्स्ड प्लस करंट को लेके इसमें माइनस कर देंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो हमारी यहाँ पे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाएगी या प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाएगी। ठीक है, दूसरा अगर हम लाइबिलिटी साइड से अगर देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड से क्या फॉर्मूला बन गया, हम आउटसाइड लाइबिलिटी को छोड़ देंगे तो पीछे बचेगा कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल प्लस रिजर्व को लेके भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाती है। आगे ये कुछ एडजस्टमेंट है, मैं अभी आपके इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड का सिंपल फॉर्मूला जो है इस तरीके से बनता है, चाहे इसको एसेट साइड से निकाल लो चाहे इसको लाइबिलिटी साइड से निकाल लो। ठीक है, अब इसमें कुछ हमने यहाँ पे चीज़ें एडलेस कर रखी हैं और नीचे में मैंने आपको ये नोट में दिया भी है कौन कौन सी चीज़ इसमें ऐड करनी है, लेस करनी है। अब इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलो, अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, चाहे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, चाहे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, चाहे प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, इसमें हम यहाँ पे कुछ एसेट्स जो है वो नहीं लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी एसेट्स नहीं लेते हैं, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस अगर यहाँ पे होगी नहीं लेनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, अगर फिक्टिशियस एसेट्स होंगी नहीं लेंगे, अगर कोई इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है अगर यहाँ पे दी है तो नहीं लेनी। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी हमारे पास एसेट्स होंगी अगर उनकी क्वेश्चन के अंदर करंट वैल्यू दे रखी है, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जो वैल्यू होती है बुक वैल्यू होती है, केवल नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होता है कि भाई आपके यहाँ पे जो बिल्डिंग है आज की डेट में उसकी इतनी वैल्यू है। अगर किसी एसेट की करंट वैल्यू दी है तो करंट वैल्यू लेनी है, अगर करंट वैल्यू नहीं है फिर बैलेंस शीट वाली जो बुक वैल्यू होती है, जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी वो लेके हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने नीचे लिखा भी है कि जो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस है, फिक्टिशियस एसेट्स हैं और इंटेंजिबल एसेट कोई भी जिसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है, जो नहीं बिक सकती, उनको हम टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आप इतना याद रखो कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए तो ऐसी एसेट जो है वो टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखना होता है कि ओनर की बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है उस इन्वेस्टमेंट के कारण उसको कितना प्रॉफिट आया, ओनर का जो पैसा बिजनेस के अंदर यूज हो रहा है उससे कितना प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है।
तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस होती है, कई बार क्या होता है कि बिजनेस का कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा होता है, सरप्लस में पड़ा होता है, हम बाहर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, डिवेंचर्स खरीद लेते हैं। तो उस केस में वहाँ से जो भी इनकम आएगी तो वो हमारी यहाँ पे बिजनेस की इनकम नहीं होती। अगर आपको याद होगा, जब मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड करवाया था, उसमें जो नॉन ट्रेडिंग इनकम वहाँ पे प्रॉफिट में से लेस करवाई थी। यही कारण है उसको लेस करने का, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है जब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी है तो हमें बिजनेस के अंदर के यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड और बिजनेस के अंदर ही यहाँ पे जो प्रॉफिट हो उसको लेके हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे निकालते हैं तो इसलिए जो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस है, जो पैसा हमने बाहर कहीं दूसरे का लगा रखा है, इसका मतलब वो बिजनेस के अंदर यूज नहीं हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस को नहीं लेना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर यहाँ पे कोई एसेट्स हैं जिसकी यहाँ पे आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, खासकर जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं या कई बार कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, इनकी कई बार सेल वैल्यू नहीं होती। फिक्टिशियस एसेट्स की तो सेल वैल्यू होती ही नहीं है। अब फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं, ये भी ऑलरेडी हम स्टार्टिंग के अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर भी आपको इन शॉर्ट आपको बता दूं कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होती हैं। अब कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे इनकट कर लेते हैं जो काफ़ी हैवी अमाउंट के होते हैं, काफ़ी लार्ज अमाउंट उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे एक ही साल की इनकम में से पूरा पूरा चार्ज नहीं कर पाते। फिर उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं। एक साल में जितना एक्सपेंस हमने चार्ज कर लिया अपनी इनकम में से, उतना प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं, और जो बाकी बच जाता है जिसको हम चार्ज नहीं कर पाते, फिर उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट की एसएसआई शो करते हैं। क्योंकि जो भी हम एक्सपेंडिचर इनकट करते हैं उसको कहीं ना कहीं अपनी बुक्स में शो करना है, और एक्सपेंडिचर को यहाँ पे जो है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करने के यहाँ पे जो है दो ही तरीके हैं। एक, या तो उसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट लॉस में शो करें, या एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी बैलेंस शीट में शो करें। ठीक है, अब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो काफ़ी हैवी नेचर का है, जो एक साल की इनकम में से पूरा चार्ज नहीं हो पाता, उनका जो अनचार्ज अमाउंट बच जाता है, फिर हम यहाँ पे उसको यहाँ पे बैलेंस शीट की यहाँ पे एसएसआई शो करते हैं। अब क्योंकि असल में ये हमारी एसेट नहीं होती, बट फिर भी हम इसको एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस का मतलब ये होता है कि जो सच नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए। अब प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टार्टिंग में जो भी हम यहाँ पे हैवी एक्सपेंडिचर इनकट करते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे कोई कंपनी जो है वो फॉर्म की। अब कंपनी की फॉर्मेशन के लिए पहले हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ठीक है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फी लगती है, डॉक्यूमेंट उसके प्रिपेयर करने हैं, उसके लिए भी लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो स्टार्टिंग में अपने बिजनेस को या कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी हम यहाँ पे जो है हैवी एक्सपेंडिचर इनकट करते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे स्टार्टिंग में इनकट होते हैं, बट उसका बेनिफिट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलता है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे जो है जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं ये एक साल की इनकम में से पूरे पूरे चार्ज नहीं हो सकते, क्योंकि इनका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इनको हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके अपनी यहाँ पे ईयरली इनकम में से चार्ज करते हैं, और नंबर ऑफ ईयर्स में यहाँ पे जो है इसको पूरे अमाउंट को हम चार्ज कर पाते हैं। तो जितना अमाउंट हम चार्ज कर लेते हैं एक साल की इनकम में से, वो प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं, वहाँ लिखते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। और जो चार्ज नहीं हो पाता, जो अमाउंट बच जाता है, फिर उसको बैलेंस शीट की एसएसआई यहाँ पे शो किया जाता है तब तक जब तक वो पूरा का पूरा चार्ज नहीं होता। और क्योंकि असल में वो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, एसेट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इनको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ये मैंने नीचे देखो दिया हुआ फिक्टिशियस एसेट के बारे में, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस अकाउंट, कि अगर हम कोई स्टार्टिंग में हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इनकट करते हैं तो उनको भी यहाँ पे एक साल की इनकम में से हम पूरा चार्ज नहीं कर पाते, उनको भी थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करना पड़ता है। जितना चार्ज हो जाता है उतना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और जो चार्ज नहीं हो पाता फिर उसको हम यहाँ पे बैलेंस शीट की एसएसआई शो करते हैं एज ए फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, तो बाकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग का लेक्चर है उसमें हम यहाँ पे जो है फिक्टिशियस एसेट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो जब भी हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं, यानी कि जिनकी वो कोई सेल वैल्यू नहीं है, वो एसेट्स हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेनी होती। उसमें एक तो फिक्टिशियस एसेट्स आ जाती है जिनकी कोई सेल वैल्यू नहीं है, दूसरा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क,
अगर इनकी कोई सेल वैल्यू नहीं है तो इनको भी हम यहाँ पे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हुए टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इंटेंजिबल एसेट की सेल वैल्यू है तो वो ले लेनी है, जिनकी सेल वैल्यू नहीं है उनको नहीं लेना। और जो अगर ऑलरेडी हमारी यहाँ पे जो बुक्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है उसको तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि वो गुडविल की पुरानी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे नई वैल्यू कंप्यूट करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं। उस केस में जो गुडविल है वो यहाँ पे जो है इसमें टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं की जाती। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 3 टाइप की एसेट जो है इनको छोड़ के जो बाकी एसेट्स हैं उनको लेके हम यहाँ पे जो अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पे किसी एसेट की करंट वैल्यू दी है तो करंट वैल्यू लेके यहाँ पे जो है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होती है, ठीक है। और जब हम एसेट साइड से फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें हम यहाँ पे जो है फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट लेते हैं, यानी कि जो फिक्टिशियस एसेट है उसको भी छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस उसको भी छोड़ देते हैं, इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई सेल वैल्यू नहीं है उसको भी छोड़ देते हैं। उसको छोड़ के जो बाकी एसेट्स होती हैं अगर उनकी करंट वैल्यू दिया करंट वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ पे करंट वैल्यू नहीं है तो बैलेंस शीट वाली वैल्यू यानी कि बुक वैल्यू लेके यहाँ पे ये निकालते हैं। इसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं। बट अगर लाइबिलिटी साइड से निकालना है तो लाइबिलिटी साइड पे हम पहले लेते हैं कैपिटल, फिर लेते हैं रिजर्व, और जो एसेट हमें नहीं लेनी होती वो इसमें से माइनस करते हैं। जैसे फिक्टिशियस एसेट वो माइनस कर दी, इंटेंजिबल एसेट जिसकी कोई सेल वैल्यू नहीं वो माइनस कर दी, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस वो माइनस कर दी। इसके अलावा जो हमारी यहाँ पे अगर किसी एसेट की करंट वैल्यू दी है तो आपने फिर उस केस में देखना है कि आपकी यहाँ पे जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दी है और जो करंट वैल्यू दी है उसमें अगर डिफरेंस है तो उसके कारण यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ी कि कम हुई। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज इन वैल्यू आपने इसमें ऐड कर देनी है, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर देनी है, ठीक है। तो अगर करंट ईयर की वैल्यू दे रखी है, करंट वैल्यू किसी एसेट की दे रखी है, तब आपने उसमें इंक्रीज डिक्रीज देख के उसको आपने यहाँ पे एडजस्ट करना है, फिर जाके हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड से अगर लेके चलेंगे तो ये कुछ एडजस्टमेंट अब इसमें करनी पड़ती है, जबकि एसेट साइड से इन चीज़ों को छोड़ के बाकी सब एसेट हम ले सकते हैं। बाकी रिजल्ट हमारा सेम निकलेगा, चाहे ये फॉर्मूला यूज करो चाहे ये फॉर्मूला यूज करो, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी सेम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट करते हैं। तो कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करनी है, चाहे ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड है, चाहे नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है, चाहे प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो इसी मैनर में हम यहाँ पे कंप्यूट करते हैं। तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे छोड़नी है उसको इग्नोर करके बाकी सब चीज़ें इसमें लेनी है, ठीक है। फिलहाल गुडविल की वैल्यूएशन के लिए हमें चाहिए होती है प्रोप्राइटर्स कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे जो है हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी होती है, ठीक है। या क्वेश्चन में यहाँ पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। अगर क्वेश्चन के अंदर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में कुछ कहा गया है तो फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेके ही नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, ये इसके 3 फार्मूले हैं, इनमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई करके हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे दोनों चीज़ें दी होंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी होंगी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी होगी। उस केस में हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी है तो उस केस में फिर हम यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड को लेते हैं। या क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि आपने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखना किस पे दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पे दिया तो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे दिए तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सिंपल लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना, फिर आपने देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। दोनों में जो भी होगा वही लेके आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो ये 3 फार्मूले हैं। पहला आ गया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि जब हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है उस समय हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, और जब अकाउंटिंग क्लोज होता है उस समय कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। तो जो बिगनिंग की होगी उसको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेंगे और जो क्लोजिंग डेट की होगी उसको बोलेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हमें जो भी क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है वो ज़्यादातर क्लोजिंग डेट की दी होती है, इसलिए उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकलती है वो क्लोजिंग वाली ही निकलती है। बट अगर क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो आपने देखना कि आपके पास दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड है, अगर होंगी दोनों को प्लस करके डिवाइड करना 2 के साथ, तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाएगी कि पूरे साल में एवरेज हमारी यहाँ पे कैपिटल कितनी रही है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे खाली क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से करंट ईयर का आधा प्रॉफिट माइनस कर देना है, तभी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलाती है। अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी है उसमें करंट ईयर का आधा प्रॉफिट ऐड कर देना है,
तभी हमारी यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आती है। तो तीनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ करके हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों दे रखी हैं तो हमेशा यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को ही प्रेफर करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, क्योंकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैपिटल एम्प्लॉयड के मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये हमें यहाँ पे एक ओवरव्यू देता है कि पूरे साल आपके यहाँ पे जो है एवरेज कैपिटल कितनी रही है, और जबकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये क्लोजिंग डेट को निकलती है। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको इनके बारे में बताया कि किस तरीके से यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट की जाती है, कौन कौन सी उसमें आइटम लेते हैं, कौन कौन सी इसको छोड़ते हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है। तो अब आप इनके बारे में घर में प्रैक्टिस करना, इनके बारे में अच्छे तरीके से सोचना। अगर इन केस कहीं दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली फिर रिस्पॉन्ड करूँगा। तो अब नेक्स्ट सेशन में हमारा यहाँ पे जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक ही मेथड बचा हुआ है, वो है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे और गुडविल से रिलेटेड टॉपिक को वहीं पे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।